कर रहे हैं दोस्तों। प्रमेय चिकित्सा। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे केसेस, सबसे ज्यादा आबादी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है केसेस भी यहीं ज्यादा होंगे। अंग्रेज चले गए और हमें लत लगा गए कोल्ड ड्रिंक की। कुछ लोग तो दुष्ट हैं कि जुकाम में कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की, एनर्जी ड्रिंक की, चीनी की लत लगा गए भाई, चाय चीनी की लत लगा गए, वो तो चले गए और पूरी इंडिया को बना दिया डायबिटीज कैपिटल। क्या कह रहे बेटा योगेश? सर चाय दे गए हैं। अरे चीनी भी वही दे गए। पता पहले हमारे यहाँ जितनी भी फसलें होती थी वो अनाज वाली होती थी, है ना। लेकिन कैश क्रॉप का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, नगदी फसलों का, वो अंग्रेजों ने दिया कि भैया फसल मार्केट में वो बनाओ जिससे कि फायदा हो रहा हो, नगदी वाला। तो गेहूं और जो ये सब बंद करवा के चावल वावल ये ज्यादा शुरू करवा दिए। तो कहीं ना कहीं इन पे भी हाथ है इनका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब गन्ना खा थोड़ी लोग है, गन्ना तो बेच ही सकते हो। तो चलो प्रमेय चिकित्सा की बात है, कभी कभी खा सकते हैं। शुरू करते हैं। अभी प्रत्यय प्रत्यय क्या ही मतलब है ना कि प्रमेय शब्द में प्रा उपसर्ग होता है, घन प्रत्यय होता है। घन प्रत्यय बहुत सारी व्याधियों में होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमें तो बस याद रखना है कि प्रमेय का लक्षण क्या होता है। कोई अगर वायवा में पूछ ले भैया प्रमेय क्या होता है, अब तुम सोचो आश्रय सुखम स्वप्न सुखम वाला श्लोक सुनाए, क्या बताएं इसको भैया, रट लो, बस ये बोलना है। भागवत बोलते हैं कि सामान्यम लक्षणम तेषाम, उसका सामान्य लक्षण क्या है, कौन फीचर है क्या? प्रभूत आविल मूत्रता। प्रभूत आविल मूत्रता यानी कि एक तो कैसा मूत्र होना चाहिए, प्रभूत होना चाहिए, मात्रा में अधिक, और दूसरा आविल होना चाहिए। बोले तो गंदा, गंदला, मिट्टी जैसा। बस प्रभुत आविल मूत्रता, वो ज्यादा मूत्र त्याग करे या सॉरी नहीं, ज्यादा मूत्र त्याग करे और गंदा मूत्र त्याग करे। ज्यादा मूत्र त्याग करना ये लॉजिक नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायबिटीज दो तरह की होती है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। तो ये बताओ कि जो वर्णन आयुर्वेद में किया गया कौन सी वाली है वो, तुम्हें क्या लगता है लक्षणों से? सोचो सोचो। तो दोनों की है क्या? सर दोनों है। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। कहीं ना कहीं देखें कमेंट रूम में दोनों ही मिले, बट हमारे आचार्यों ने इस तरह से डिफरेंशिएट ही नहीं किया। हमारे तो दोषों के हिसाब से बता दिए, वाता है पित्त से कफ है। डायबिटीज एक और टाइप की होती है, डायबिटीज मेलिटस। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। डायबिटीज दो प्रकार की और होती है। टाइप 1 कौन सी होती है? IDDM होती है, NIDDM, ठीक होनी चाहिए ना, इंसुलिन डिपेंडेंट। हाँ ये ठीक है। तो जो पहली वाली डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो टाइप 1 होगी, इंसुलिन डिपेंडेंट। ये कंजेनाइटल होती है, बहुत ही सही बताया डॉक्टर एतिका ने। कंजेनाइटल ये बचपन से होती है। ये पेशेंट कैसा मिलेगा, थिन मिलेगा, मोस्टली थिन मिलेगा। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें भाई इंसुलिन ही देना पड़ता है बचपन के पेशेंट को, इंसुलिन डिपेंडेंट है। जबकि इसमें तो मेटफॉर्मिन है ना, सल्फोनिलुरिया, बाइबोनेटिस, जितनी भी जो दवा है वो भी काम कर जाती है, जरूरी नहीं इंसुलिन ही दें। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और ये हमें यही इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात टाइप 2, और टाइप 2 का ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्योंकि टाइप 1 का क्या ट्रीटमेंट करोगे, हार्मोनल बेस है वो, तो आगे बढ़ता है हम लोग। उसका तो एक ही है, हार्मोनल थेरेपी इलाज है इसका टाइप 1 का। मेडिसिन वाला की डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोग, वहाँ पढ़ना। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये तो गलती कर रहे हो, तो मेडिसिन वाले टीचर से तुम पता नहीं जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हो। इतना अच्छा मौका है तुम्हारे पास, टीचर्स पर प्रेशर बनाओ थोड़ा सा,
क्योंकि यहाँ के टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। पीडीएफ वाले हैं, थोड़ा पीडीएफ से थोड़ा सा मतलब कहो उन्हें, रिक्वेस्ट करो सर प्लीज़ हमें पीडीएफ मॉडर्न की पढ़ा दीजिए, है ना। जैसे तुम्हें फार्माकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी कायदे से, वहाँ इतने सारे एमडी स्कॉलर थे, टीचर्स अवेलेबल थे, तुम्हें फार्माकोलॉजी यहीं कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो ये गलती तुम यहाँ करो, जो मेडिसिन का टीचर है उससे मेडिसिन पढ़ो, ठीक है, काय चिकित्सा की बुक पढ़ो, और जो पंचकर्मा को उसे पंचकर्मा पढ़ो बहुत अच्छे से, इस तरह करो। और जो पीडीएफ से पीडीएफ पढ़ो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो तुम पीछे पढ़ोगे तभी टीचर पढ़ाता है, मतलब कौन किसको पढ़ा रहा है तब मैं किसके पास हूँ। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आया है निर्मोह, निराश, ठीक है। वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आया ना आएगा कभी लाइफ में, ठीक है, पर ध्यान रखना निर्मोह बोला गया है, भगवान आत्रे को निर्मोह ही बोल दिया। भगवान आपको तो देखो वैसे दोनों वर्ड नेगेटिव माने जाते हैं सोसाइटी में, ये तो बड़ा निर्मोही है जिसको किसी से अटैचमेंट ही नहीं होता है, पत्थर दिल। लेकिन यहाँ निर्मोह का मतलब मोह रहित, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी से भी लगाव नहीं है, जो बोलते सच बोलते हैं भगवान आत्रे। दूसरा निराश, अब निराश एक तो नेगेटिव वर्ड माना जाता है, ये तो भाई होपलेस, होपलेस यहाँ पर निराश का मतलब यहाँ पर जिससे किसी को उम्मीद ना हो, है ना, नहिलेज में चला गया मामला, सब शून्य है जिसके लिए, शून्यवाद, भगवान बुद्ध का, नागार्जुन का शून्यवाद। चलो छोड़, तो ये बात है, लेकिन पॉजिटिव वे में आई है, लेकिन लगता है कि नेगेटिव वे में छोड़ दे, इसको सिर्फ मिटाई देता है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, लिखना चाहो तो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रमेय का समान कारण न जाने कितने एग्जाम में, न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, न जाने कितने एग्जाम में, न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये लगता सरल है पर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि ये श्लोक दे देगा, पूछेगा किसका निदान है, ये दुनिया पहचान लेती है। अब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, श्लोक याद होना चाहिए। अगर श्लोक याद नहीं है, आप कितना भी अच्छा लिख के आओगे आंसर यूजी में, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन ना सरल श्लोक याद होना चाहिए। अब याद करो, आस्या सुखम, मतलब जो अपनी गद्दी आसन, जो आसन पर सुखपूर्वक बैठता है, दिखाओ जितने लाला होते हैं, बनिया होते हैं, दुकानों बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी गद्दी होती है। अब तो काउंटर बना रखे, कुर्सी पे बैठते हैं, पहले नहीं बैठते थे, पाल दिमाग, कितने मोटे हो जाते थे, ठीक है, डायबिटीज की संभावना बहुत रहती थी। सुखपूर्वक आसन, आसन या तो ऐसा हो नीचे हार्ड होना चाहिए, जो बिल्कुल आपको मतलब चुभे, तो बार बार आप अपनी पोजीशन चेंज करो। अब सुखासन होगा तो एक ही आसन में एकदम पड़े रहोगे, है ना। स्वप्न सुखम, गद्दा भी बहुत ज्यादा सुखपूर्वक नहीं होना चाहिए, आज ही हटा दो, ये तखत पे सो। ददनी, ठीक है, दही का सेवन करना। ग्राम में औदर, ग्राम में औदर मतलब कई बार जब भी ग्राम में बढ़ा है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन है आयुर्वेद का, कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ग्राम में भोजन था क्या, हर चैप्टर में ग्राम में भोजन मिलता है, लोग अपनी व्याख्या करते हैं, सही भी है, बट इसके ऊपर मेरे ख्याल से रिसर्च होनी चाहिए, संहिता वालों को रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर ग्राम में भोजन है क्या। तो फिलहाल हम मान लेते हैं ग्राम में भोजन वो है बेटा जो आजकल के, या हम कहें उस समय के भी ग्राम, ठीक है, जो ग्राम होते थे या ग्राम व्यवस्था होती थी, पहले शहर तो कम ही थे, अर्बनाइजेशन कम था, तो वहाँ पर जो प्रचलन में था, जो उनके कल्चर में था, उसका अब सेवन करना है ना। जैसे कि बकरा खाते थे वो लोग, गेहूँ खाते थे, चावल, ये सब खाते थे, दही दूध। आनुप्रस, आनुप्रस जो जलीय, जो दलदली, जली नहीं कहेंगे, दलदली है, जो दलदली और जली दोनों मान लेते हैं इलाकों में रहते हैं जो जीव, जैसे कि जो सुअर होता है, बरहा, सुअर का मांस खाना, ठीक है, जलीय जीव मछली इत्यादि जितने भी जलीय जीव होते हैं, तो ये सब आनुप्रस में आ जाएंगे। पयांसी, दूध का सेवन जो करते हैं। अब देखो दूध और दही, मुझे एक बात बताओ, इंडिया डायबिटीज कैपिटल है, तो कौन सी अतिशयोक्ति वाली बात है इसमें? क्या हमारा इंडिया ने जितना दूध और दही खाया किसी दुनिया में किसी ने खाया आज तक? सही से बताना। नहीं सर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब मैंने आज से 3 साल पहले सुना कि दूध दही नहीं खाना चाहिए, और वास्तव में बहुत से ऑटोइम्यून डिजीज हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं दूध दही की वजह से, और कहने की हेल्दी बताते हैं, विटामिन B12 वगैरह की वजह से, कैल्शियम वगैरह बहुत सी हेल्दी बताई जाती हैं, बट इस ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज़ें, जो वीगन होते हैं, है ना, जो वीगन होते हैं बिल्कुल अवॉइड करने की बात करते हैं। तो अब भैया अपना तो धंधा ही इससे है ना, दूध दही वाला अपना धंधा ही इससे है। जब मैं 3 साल पहले सुना तो अरे मैंने कहा इससे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी बेरोजगार हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी गलत काम को चलने दिया जाए, है ना।
अगर वो चीज़ें गलत हैं तो इसके ऑप्शन को तलाश किया जाना चाहिए कि और वास्तव में एक बाहरी तादाद में रिसर्च होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि वास्तव में एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है दूध दही के खिलाफ, इंडियन कल्चर इंडियन फूड के खिलाफ, या वास्तव में नुकसानदायक है। ठीक है, चलो ये शोध का विषय आप लोग सर्च रिसर्च करना, मेडिसिन टॉपिक लेना, एमडी से बीएचयू से उठाना, जो है कांची के एमडी में, तो वहाँ से रिसर्च करना। नव सर अन्नपानम। हाँ बेटा। सर मतलब फिर आउट ऑफ द मतलब कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे इसमें बोला है कि अधिक सेवन से, तो सर अधिक तो किसी भी चीज का बेकार होता है। और सर अगर हम ना दूध की बात करें तो चुप छीट, रहो चुप रहो ये कोई और बात तो नहीं। छीट के अच्छा बारे में तो बोला है ना सर वहाँ ना पे, ना ना, मेरी उसमें मेरी सुन अग्रह मेरी सुन में। लो। हाँ सुन लो, मेरी सुन लो। तो यहाँ पर जल का मना क्यों नहीं किया गया कि जल अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए? अगर तुम्हें ये लगता है कि अधिक मात्रा में मना किया गया है, तो जल के बारे में क्यों नहीं कहा गया? है ना। यहाँ पर शराब के बारे में क्यों नहीं कहा गया? ये लॉजिक थोड़ी है। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र है तो भाई वो कहीं ना कहीं रोल अदा करती हैं। और ये यार मैं कहता हूँ ये रिसर्च का विषय है कि क्या ये एक इत्तेफाक है कि इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल बन चुकी है और यहाँ पर दूध ही सबसे ज़्यादा खाया जाता है? मैं खुद डाउट, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ये बात कंफर्म है, पर होना चाहिए। हमें थोड़ा बायस होना बंद कर देना चाहिए। हम लोग बायस बहुत जल्दी हो जाते हैं। माना हमारे कल्चर का पार्ट। अब तुम तो छोड़ो, मेरा तो खानदान में होता रहा है काम, तब भी मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए रिसर्च इस पर। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि सबके बारे में लिखा है आचार्य ने। कफ कृच्च सर्वम बोला है, कफ बढ़ाने वाले सारे ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बात सही कह रहे हो बेटा, ठीक है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। नवन्न पानम, नवीन अन्न, है ना, और नवीन पान, दोनों के बारे में सोचने की जरूरत है। ये नया नया भोजन है ना, नए गेहूं नए चावल नया अनाज, हमेशा कफ बढ़ाता है। कई बार आया हुआ है, तरसूत्र 22 देखना, 23 देखना, हर जगह आया हुआ है। गुड़ वैकृतम, गुड़ के जितने भी गुड़ स्वयं में, और गुड़ के जितने बेकार हैं, गुड़ से जितनी मिठाइयाँ बनती हैं। अब मुझे बताओ, तीन चीजें बड़े प्रचलन में दिखाई दे रही हैं, सॉरी, एक, दो और तीन। इंडिया में ना जाने कितने त्योहार हैं जो बिना मिठाई के जबरदस्ती खिलाए पूरे नहीं होते हैं, हाँ या ना? बोलो। जी सर। अभी 1 महीने बाद घेवर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू दिवाली हो गया। आएगी। क्या बेटा, शुरू हो गया? अच्छा। यहाँ मिलता है घेवर? जब मैं लखनऊ में रहता था भाई, घेवर नहीं मिलता था देखने को वहाँ पे। एक आध दुकान होती थी पूरे लखनऊ में। क्या बेटा? कल ले आऊं सर आपके लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो खुलेआम रिकॉर्डिंग में रिश्वत लेना हो जाएगा ना, ये यहाँ थोड़ी कहना था ये तो। खैर छोड़ो। तो मैं क्या कह रहा था, तो देखो अब दिवाली आ जाएगी, फिर होली आ जाएगी। ठीक है, ऐसी ईद, उसमें झंझट है। ईद में देखो सेवई होती हैं, पता नहीं कौन कौन सी मीठी चीज़ें होती हैं। वो तो थोड़ा बहुत बकरा ईद में ये वो वाला मसाला वाला काम हो जाता है, बनना तो वहाँ भी सब मिठाई चल रहा है। ठीक है। बाकी बौद्ध जैन धर्म के मुझे त्योहारों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है वो कैसे मनाते हैं, बट जो प्रमुख सर त्योहार हैं इंडिया के। क्या बेटा? सर तो अच्छा है, मैं गुड़ की जगह चीनी की मिठाई खाता हूँ। हाँ हाँ, एक ये और नौटंकी चलेगी अरे याद रखो, ये एक बहुत ही नौटंकी, बिना चीनी के गन्ना खाओ, बिना रस के सेब खाओ, है ना बिना चीनी की चाय पियो, ये सब नौटंकी है, कुछ नहीं है। मैंने सब करके देख लिया है, सब कंपनी के प्रोपोगंडा है। ठीक है बेटा, हमें इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इस पर पता नहीं क्यों लगाम नहीं लग रहा है। अभी एक मूवी आई है द इंडिया स्टोरी, देखना उस पर यही मुद्दा उठाया है। श्रेयस तलपड़े की मूवी है कि इंडिया में हर सब्जी में हर फल में इतना केमिकल है, इतना केमिकल है। जो तुम गोभी लेके आते हो मार्केट से, धो के खा लेते हो, 10 बार उस पर दवाई छिड़केगी, कितना धो लोगे तुम उसे? उसकी नस नस में दवा समा गई, केमिकल इतने। अब इंडिया कैंसर कैपिटल बनने जा रहा है, शायद बन भी चुका होगा। पंजाब तो है ही, पंजाब में था तीसरे घर में कैंसर हो रखा है लोगों को। चुका, वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इतना भर भर के यूरिया और फर्टिलाइजर यूज़ किया उन लोगों ने गेहूँ और चावल की पैदावार ऊपर करने के लिए, कि वहाँ पे एक ट्रेन चलानी पड़ती है एम्स से लेके सीधे चंडीगढ़ के लिए, कैंसर स्पेशल करके। तो ये नुकसान बहुत भारी होने वाला है, जो तुम फल धो के खा लेते हो, कितना धो के खा लो भैया। तो इस पे कंट्रोल लगना चाहिए। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी जो हमारा एसोसिएशन है, उसको काम करना चाहिए उसमें। ठीक है, गुड़ वैकृतम हो गया। और ये वाली लाइन बड़ी प्यारी है बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमेय हेतु कौन है? कह रहा है कफ कृत च सर्वम, वो सारे के सारे जो कफ को बढ़ाते हैं, वो सब के सब प्रमेय के हेतु है, वो सब के सब प्रमेय के हेतु। ठीक है मित्रों, तो कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दो प्लीज़। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ कुछ नहीं, सुश्रुत में ही पढ़ेंगे हम, नोट्स वगैरह हम देख लेंगे एक बार कि कैसे उन्होंने जो है 100 योजन चलने के लिए बोला है। ठीक है, जो धनवान नहीं है कुआं खोदे, जो पैसे वाला है वो ये करे, वो सब बात की बात देखेंगे हम। चलो छोड़ो, यहाँ पे ऐसा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। फिर आते हैं हम लोग कफस प्रमेय की संप्राप्ति। देखो अब यहाँ पर एक सबकी दोषानुसार संप्राप्ति बताई जा रही है पहले तो, दोषों के अनुसार। ठीक है, और आप भी एक फ्लो चार्ट बना के यूजी के एग्जामिनेशन में फ्लो चार्ट के थ्रू दोषों के अनुसार ही संप्राप्ति बना के आना। समझ लो, यहाँ पे बना लोगे आराम से, बाकी नोट्स में देखेंगे कि जो कफकारक वस्तुओं के सेवन से बढ़ा हुआ जो कफ होता है ना, वो क्या करता है, वो भाई साहब वो मेद को, वो मांस को, वो बस्ती में रहने वाले शारीरिक क्लेद को दूषित कर, ये वाली बात हमें समझ लेनी। क्योंकि प्रमेय में क्या करना है उसको, क्या करना है प्रमेय में उसको, आविल प्रभुत आविल मूत्रता। ये कभी आविल आगे लग जाता है, कहीं प्रभुत पीछे लग जाता है, ये बाघ बटा सुश्रुत में अपना अपना क्रम बदल गया। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, पर फिलहाल यह ध्यान रखो कि वो मूत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र निकालेगा, और कैसा निकालेगा, आविल निकालेगा। अभी सोच के देखो, जो आविल मूत्र निकल रहा है, जो गंदला मूत्र निकल रहा है, शरीर में गंदगी आई कहाँ से, वो मूत्र का कलर बदला तो बदला कैसे, बताओ। क्योंकि वो पानी नॉर्मल पानी नहीं है जो अब निकल रहा है, वो इन सब का पानी है। मेद को गला के, मेद का जो पानी है, मांस का जो पानी है, ठीक है, बस्ती का जो भी कुछ पानी है, जो भी शारीरिक क्लेद है, उस सबको खींच के लाएगा वो, है ना, बड़ा हुआ कब्ज होगा, और सारे क्लेद को दूषित करके क्या करेगा, प्रमेह को उत्पन्न करेगा। प्रमेह को उत्पन्न करता है। इतनी सी संप्राप्ति है बस यार। हमने कफकारक कफकृत हेतु सर्वम पढ़ा हमने, कफकारक वस्तुओं के सेवन से कफ बढ़ा, और वो बढ़ा हुआ कफ उसने क्या किया, मेद के, मांस के, और बस्ती के, और बस्ती में रहने वाले, ठीक है, शारीरिक क्लेद को, मेद में मांस, वैसे तो पूरा शरीर में, लेकिन विशेष रूप से मेद, मांस और बस्ती में रहने वाले शारीरिक क्लेद को दूषित किया, और उसको मूत्र से तक ले गया, ये प्रमेय को उत्पन्न कर दिया। पित्तज प्रमेय की बात करें तो सिंपल सी बात है, वहाँ ये काम कर रहा था कफ, और यहाँ पर एक काम करेगा बढ़ा हुआ पित्त, और पित्त बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा साहब, उष्ण द्रव्यों से बढ़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ये भी वही काम करेगा, सेम काम करेगा कि मेद, मांस और शारीरिक क्लेद को विकृत करके पित्तज प्रमेय को उत्पन्न कर देगा। तो वातज की बात करें, वातज में क्या होगा, वातज प्रमेय की संप्राप्तियां देखें कि कफ और पित्त जब बात की अपेक्षा न्यून हो जाएंगे शरीर में, ठीक है, क्षीणेषु दोषेव अवकृष्य, जब ये दोनों दोष क्षीण हो जाएंगे तो बढ़ा हुआ वात जो होता है धातुओं को मूत्राशय में खींच कर ले आता है। धातुओं को, क्योंकि सीधी बात है, संधान करने का काम कौन करेगा, कफ करेगा, और कफ ही क्षीण हो गया शरीर में, कफ ही क्षीण हो गया, कम रह गया, तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड जो अटैचमेंट है बॉडी के साथ धातुओं का, वो कम हो गया, और इसी बात का फायदा उठाया वात ने, और वात क्या करेगी, धातुओं को, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, किसको खींच के ला रहा है, वो तो क्लेद को खींच के ला रहा था कफ और पित्त, ये धातुओं को सीधा मूत्राशय में खींच कर लाता है, और इसलिए वातज प्रमेय होता है, इसलिए असाध्य हो जाता है ये। और कौन कौन से धातु लाता है साहब, कौन कौन से धातु लाता है, बसा, मज्जा, ओजल, शिवा, ठीक है। ओम, ओम चाहे लव कर लो या बल कर लो, ठीक है, ओम का बल, ये जो वातज प्रमेय है वो ओम का बल खींच लेती है। बताओ वात का ये क्या लिखा हुआ है, अब देख लो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रमेयों की समान संप्राप्ति, ठीक है। अब हमने तीनों प्रमेय देख लिए, ठीक है, हमने कफस देखा, हमने पित्तस देखा, हमने वातज देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं सबके सब कॉमन। तो कह रहे हैं कि प्रमेयों की समान संप्राप्ति में कि कुपित, वात, पित्त और कफ दोष मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित कर अपने लक्षण वाले वातज, पित्तस, कफस प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। देखो इनकी इंडिविजुअल संप्राप्ति देखी हमने। अब कह रहे हैं कि कंबाइंड रूप से एक हरकत और होती है, वो ये होती है कि जब तीनों के तीनों ये मूत्राशय में जाते हैं ना,
और मूत्राशय में जाकर ये मूत्र से मिल जाते हैं। मूत्राशय में गए और मूत्र से मिलकर उसको दूषित कर दिया। अब सीधी बात है, वात मिलेगी तो अपने कलर अपनी स्मेल देगी, पित्त मिलेगा तो अपना कलर अपनी स्मेल दे देगा उस मूत्र को, और कफ अपना स्मेल अपना कलर दे देगा, बस। तो वही लक्षणों को उत्पन्न करने वाली होती है। यहाँ तक बताओ मामला समझ में आया नहीं आया ना? जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक सर इसमें बोझ कम हो रहा है, इसलिए तो कहीं ये असाध्य नहीं हो रहा है बेटा। क्या कम होगा? वातज में सर ओज हाँ, कम बिल्कुल होता बिल्कुल सही बात है। इम्यूनिटी कम है, ओज कम है। ओज ही तो बल है, ओज ही तो प्राण है। तो वही कम हो रहा है। और आप जरा पढ़ना चरक सूत्र 17 और चरक सूत्र 30, आई थिंक 30 है 29 है ना? वहाँ देखना कि ओज के बारे में कितना कुछ कहा गया है कि ओज प्राण है, ओज है तो जीवन है, ओज नहीं तो कुछ नहीं। ओज ओज नष्ट हो गया तो शरीर नष्ट हो गया। याद आ रहा है कुछ? सूत्र सन पढ़े थे नहीं? हाँ, है ना? है। तो है सर। ठीक है। अब देखो, प्रमेयों की साध्यता इस पे हर बार क्वेश्चन आया है एमओ के एग्जामिनेशन में। ठीक है, वो सरल भी है, आपको आता है पहले से। कह रहे कि समक्रिय होने से कफजन्य 10 प्रमेय साध्य होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये फ्लो चार्ट देखेंगे नोट्स में, बिल्कुल फ्लो चार्ट बना हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। अभी देख लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि जो कफज है वो साध्य क्यों है। कह रहे ना, कफज साध्य है समक्रियत्वात् होने से। ठीक है, समक्रियत्वात् होने से, क्योंकि इसकी क्रिया मतलब चिकित्सा, इसकी चिकित्सा सम है, आसानी से हो सकती है। और ऐसा कैसे होता है? प्रभाव के कारण। याद है वो एक्सेप्शन वाला श्लोक, चोरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेहे तुल्य दोष्यता रक्त गुल्मे प्राणत्वम सुख साधस्य लक्षणम, है ना? तो प्रभाव से ऐसा होता है। वैसे कफज साध्य नहीं होना चाहिए था, साध्य होना चाहिए था, क्योंकि कफज और मेद जो उसका दूष्य है वो दोनों समान धर्मी है। लेकिन प्रभाव है 3 व्याधियों का अपना। रक्त जुल्म का प्राण होकर भी साध्य है, प्रमेय तुल्य दूषिता होकर भी साध्य है, और ज्वर तुल्य ऋतु दोष होते हुए भी साध्य है। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो पित्त वाला है वो विषम क्रियत्वात् होने से याप में होता है। और वहीं जो वातजन्य प्रमेय है, यही मैं आज बाइबल ले रहा था तो ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम जो ध्यान नहीं देते बुक में, बच्चे बता नहीं पाते, ये महात्यायक होने से असाध्य है। सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा ऐसा रीजन का आने वाला है यहाँ से कि वातज प्रमेय असाध्य होता है, कारण महात्यायक होने की वजह से दे सकता है, विषम क्रियत्वात् होने की वजह से दे सकता है ना? समक्रियत्वात् होने की वजह से दे सकता है। पहचान लेना, या मैच द फॉलोइंग में है तब भी पहचान लेना कि यहाँ पे होगा विषम क्रियत्वात्। क्रिया तो हो रही है बड़ी विषमता से हो रही है, कठिनाई से, तो यहाँ पे हो जाएगा। समक्रियत्वात् बड़ी आसानी से चिकित्सा हो रही है तो साध्य हो जाएगा। और महात्याय कुछ नहीं हो सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो असाध्य हो जाएगा, वातज प्रमेय है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी हिंदी पढ़ के देख लेना, जो मैंने आपको बता दिया उसमें हिंदी में लिखा होगा। ये वाला एक्सेप्शन वाला श्लोक अब तो इतनी बार याद हो गया है ना। यहाँ देख लो, किसका है ये? भागवत का है। ये किसका है? ये माधव का है, दोनों ने बोला है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो सब लॉजिक दिया हुआ है, ये एक बार पढ़ के देख लेना। चाहे तो पढ़ ही दो लगे हाथ, जरा पढ़ना, समय के लिए तब पढ़ना आते का। तात्पर्य यह है कि कफज प्रमेय में कफत उत्पादक वस्तुओं के सेवन से कफ की वृद्धि होती है तथा दूषित होने वाली वस्तुएं भी कफ के ही समान धर्मी हैं। अतः दोष कफ और दूष्य दोनों की चिकित्सा के लिए कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इससे समान गुणधर्मी दोष और दूष्य दोनों शांत हो जाते हैं। यद्यपि कृच साध्य व्याधियों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि समान गुणधर्मी दोष और दूष्य के होने पर रोग कृच साध्य होता है। यथा न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत् इत्यादि। तथापि प्रमेय दोष और दूष्यों के समान गुणधर्मी होने पर भी सुख साध्य होता है। यह प्रमेय रोग का प्रभाव है, बताया बस है। बस 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 बस, यह प्रमेय रोग का प्रभाव। ठीक है, हमें बस ये चीज याद रखनी है कि समान क्रियत्वात् क्यों है, क्योंकि जो मेडिसिन दे रहे हैं
और दोनों का चूंकि स्वभाव जो कफ भी काम करेंगे और मेद में भी काम करेंगे, क्योंकि दोनों कफ तुल्य धर्मी है, तो उसमें कटु तिक्त कषाय तीनों काम एक साथ कर जाएंगे। और स्वम क्रियत्वात् होने की वजह से ये साध्य है, बट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये रूल होता है कि जब समान गुण धर्मी दोष दोष होते हैं तो कृष्ण होता है। बट ये प्रमेय रोग का प्रभाव है कि ऐसा हो जाता है, एक्सेप्शन है इस श्लोक के अकॉर्डिंग। बताओ यहाँ से कितने भी क्वेश्चन बने कर लोगे? जी सर। चलो जी सर। अब विषम कृतवाद की बात करें तो विषम कृतवाद में बेटा बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि पित्तज प्रेम में दोष और दोष इन दोनों की चिकित्सा विषम होती है, होगी ही, क्योंकि भाई दोष कहाँ जा रहा है? पित्त की तरफ, लिख ही देते हैं यहाँ पर। दोष कहाँ जा रहा है? पित्त की तरफ। दूसरे कहाँ जा रहा है? मेद की तरफ, यानी कफ की तरफ मान लो इस तरीके से। अब इन दोनों की चिकित्सा विषम हो जाएगी, अतः याप पे हो जाएगी, ठीक है, अतः याप पे हो जाएगी। तात्पर्य है कि इसमें दोष पित्त है, दोष मेदादि कफ के समान धर्मी। यदि दोष पित्त को शांत करने के लिए शीतल एवं मधुर रस वाले द्रव्य को सेवन कराएंगे तो उससे कफ के समान धर्मी वाला दूष्य बढ़ जाएगा, और यदि दूष्य को शांत करने के लिए उष्ण कटु द्रव्य को सेवन करेंगे तो दोष यानी कि पित्त बढ़ जाएगा। अतः विषम क्रिया होने से याप होता है। याप इसलिए होता है कि कषाय और तिक्त रस के द्वारा पित्त और दूसरों को किंचित मात्र प्रतिकार किया जा सकता है। कितनी प्यारी लाइन है कि दो तो कॉमन मिल ही जाएंगे, जो मेद पर भी काम कर देंगे और पित्त पर भी काम कर देंगे। याद करो पित्त शामक रस कौन से होते हैं? मैंने बताया था आपको, मस्त है ना। तो हमें कषाय तिक्त दो तो मिल ही रहे हैं, मधुरी तो नहीं दे सकते, दो तो दे सकते हैं, और दो दे सकते हैं, तीन नहीं दे सकते, दो दे सकते हैं। बीच का मामला है तो इसलिए बीच में याप पे हो जाएगा, ना तो असाध्य होगा ना साध्य होगा, बीच में याप पे हो जाएगा। बताओ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? जी सर। देखो याप पे का मतलब आप जानते हो, याप पे वो व्याधियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं ना, जो तो मतलब जब तक पथ्य का सेवन करोगे तो ठीक रहती हैं, जैसे ही आप पथ्य का सेवन करोगे, औषधि का सेवन छोड़ोगे तो दोबारा सो जाते हैं, याप होती है ना। अब इन्हीं व्याधियों को इनको अनुषंगी नेचर भी होता है, इनका कैसा होता है? अनुषंगी नेचर भी होता है, जगह है, हाँ। तो ध्यान रखना, चरक ने जो है किसी को बोला, चरक ने प्रमेय को अनुषंगी बोला है। ये कलर दिखाई दे रहा है आपको? प्रमेय को अनुषंगी सर बोला है। सर ब्लैक ले लीजिए। ब्लैक ले रहे हैं, ठीक है। चरक ने प्रमेय को अनुषंगी बोला है और कफज विसर्प को अनुषंगी बोला है। बाघभट्ट ने बट विषम ज्वर को अनुषंगी माने जो संग संग रहे जीवन भर, पीछा ना छोड़े। और दद्रु तो जानते हो आप लोग, दाद, रिंगवॉर्म। और काश्यप ने किसको बोला है? तो षष्ठी ग्रह को बोला है। अभी पढ़ोगे है ना, जब ग्रह वाले चैप्टर पढ़ोगे कि 100 ने 9 माने, बागवट ने 12 माने, सब ग्रह पढ़ने वाले, और पीडिया में डिटेल में पढ़ाएंगे, पीडिया वाले टीचर आपको। ये तो बोला ही षष्ठी ग्रह, असाध्य भी बोला साथ में, बोला अनुषंगी भी होता है और असाध्य भी होता है। जब तक रहता है वरना मार डालता है, तो असाध्य होता है। अनुषंगी भी रहेगा, असाध्य भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन कहीं से आ जाएगा कि किसने किसको अनुषंगी बोला। चरक कहते हुए प्रमेय है, पीछा नहीं छोड़ती, कफस बिस्तर में पीछा नहीं छोड़ता। बागवट करना ना विषम ज्वर पीछा नहीं छोड़ता आसानी से। दद्रु एक बार, और देखा भी होगा हम गाँव में लोग, एक बार हो गया दांत वह ठीक नहीं होता है। ठीक इसलिए नहीं होता है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। लोग दवाई खाते हैं वो तरीका, भाई उसमें सारे कपड़े गर्म पानी से धोए जाते हैं, ह्यूमिडिटी से दूर रहा जाता है, धूप में कपड़े सुखाए जाते हैं, गर्म पानी से कपड़े धोए जाते हैं, है ना। वो सब फॉलो करते नहीं है, वो बस वो फ्लूकोनोजोल खा के खुश रहते हैं, हमने दवाई खा ली, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बड़ा ये अनुषंगी टाइप का रोग है। काश्यप षष्ठी ग्रह को माना है, असाध्य माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर महत्व की बात कर लें कि देखो हमेशा अगर क्वेश्चन फंसाएगा आपको वाइवा में, इंटरव्यू में, तो वो वातज प्रमेय को लेकर फंसे, क्योंकि वातज प्रमेय का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, क्योंकि वातज प्रमेय का भेद है मधुमेह, और हम आज डायबिटीज को मधुमेह के नाम से ही जानते हैं, और वो असाध्य कह रखी है। इसलिए बड़े सवाल होते हैं, और कई बार रिसर्च भी हुई है। अगर आपको टाइम मिले तो गूगल स्कॉलर पर जाके आर्टिकल पढ़िए इस बारे में कि मधुमेह को किससे कोरिलेट किया गया, वातज प्रमेय का क्या इलाज बताएगा, क्या तरीका बताएगा, वहाँ पर सब लिखा हुआ है ना। मेडिसिन डिपार्टमेंट ने बहुत सी रिसर्च करी आयुर्वेदा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि वातजन्य प्रमेय में धातुओं का ह्रास जितनी तीव्रता से होता है, वातजन्य प्रमेय में धातुओं का ह्रास जितनी तीव्रता से होता है, उसकी पूर्ति के लिए उतनी शीघ्र प्रभावकारी द्रव्यों का अभाव है हमारे पास। बोले क्यों अभाव है साहब? अगर वातज का प्रकोप हो रहा है
तो क्यों उसको मधुर अम्ल लवण चीजें नहीं दे सकते? क्योंकि मधुर अम्ल लवण दे देंगे तो ये वात का शमन कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन एक खतरा भी तो है। क्या खतरा है बताओ? तो कफ बढ़ जाएगा, वेरी मेद बढ़ गुड, जाएगा। वेरी गुड, कफ बढ़ जाएगा, है ना? कफ बढ़ जाएगा, मेद बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से तो हम ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उसका निदान सेवन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकिल अनंत हो जाएगी, अनंतहीन, अंतहीन शायद एक चक्र बन जाएगा और ठीक होने वाला कुछ है नहीं। इसलिए यदि कुछ औषधियाँ हैं भी तो बहुत कम हैं जो सर्वसाधारण को सर्वत्र अप्राप्य हैं। यानी कि देखो आचार्य भी जानते हैं, सर्वसाधारण है, कॉमन पीपल को तो वो सर्वत्र अप्राप्य है, अवेलेबल। भाई कैंसर की दवाइयाँ 1-1 लाख, 2-2 लाख, 25-25 हज़ार रुपए की आती हैं। सरकार कितनी सब्सिडी देती है तब भी इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, ऐसे आयुर्वेद में जो स्वर्ण योग हैं, जो अच्छा काम करते हैं डायबिटीज पर, वो बहुत महंगे हैं, सीरियसली बहुत महंगे हैं। और डायबिटीज में दवा वो लंबी खानी होती है, तो गरीब आदमी करे तो करे क्या? वो फल तरकारी को हाथ लेके चला जाता है बेचारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, लघु बसंत मालिनी रस में 2-4 और रस, है ना, और होते हैं, पर वो काफ़ी स्वर्ण योग वाले थे, काफ़ी महंगे होते हैं। और जब तीव्रता से धातुओं का ह्रास होता है तो घातक उपद्रवों की उपस्थिति भी हो जाती है ना, हो जाती है। तथा वातनाशक जो स्निग्ध द्रव्य हैं वो मेदादि वर्धक होते हैं, और जो मेदादि दूसरा से रुच्च द्रव्य वो वातवर्धक होते हैं। मामला बड़ा फंस जाता है, चिकित्सा विषम क्रिया वाली हो जाती है। अतः घातक उपद्रवों के कारण यह वातज प्रमेय महत्यायक होने से असाध्य होता है। इसको आप हटा देना, क्योंकि कन्फ्यूज जाओगे। विषम क्रिया तो आप ये आपको याद रखना। आगे जो बात है इसमें चिकित्सा निदान है, ठीक ठीक ठीक, छोड़ो। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो बहुत बार पूछा गया, कुष्ठ और प्रमेय ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यूजी का पेपर बन जाए, पीजी का बन जाए, एमओ का बन जाए, किसी भी एग्जामिनेशन सीआरए से लेकर आरएबी, सीआरएबी, कोई भी एग्जाम बिना प्रमेय कुष्ठ के बन ही नहीं सकता, चुर के बन नहीं सकता। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रमेय के दोष क्या, दूष्य क्या? तो याद रखना, प्रमेय के दोष तो हैं तीनों दोष है। कफ, सपित्ता, पवन, सदोषा, तीन दोष है साहब, 3 दोष है इसमें। तो ये त्रिदोषज व्याधि है, कुष्ठ भी त्रिदोषज व्याधि है। ये कफ प्रधान त्रिदोषज है, लिख ही देता हूं। प्रमेय कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, और कुष्ठ पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि। ठीक, इसमें लाइन कहीं लिखी हो गए, इसमें नहीं लिखी। चलो नोट्स में लिखवा दूँ, छोड़ो। ठीक है, क्योंकि सुश्रुत भी यही कहते हैं, ये त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, पर लेकिन अलग श्लोक के माध्यम से कहते हैं। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, नोट्स में देखेंगे। ठीक है, बाद में। लेकिन कहते वही है, वो सुश्रुत भी कह रहे हैं त्रिदोषज है, चरक भी कह रहे हैं त्रिदोषज है, कफा सपित्ता पवन शदोषा। चलो ये तो दोष हो गए, अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो दूसरे क्या है साहब इसमें? कह रहे हैं दोष थोड़े भारी भरकम है। बोले क्या क्या? कह रहे हैं कि मेद है, रक्त है, शुक्र है, अम्बु है। अम्बु माने जल, जो भी वाटर सिक्रेशन है, वसा है, लसिका है, मज्जा है, रस है, ओज है, मांस है। ये 10 दोष्य होते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने दोष्य होते हैं? 10 दोष्य होते हैं। दोष कितने होते हैं? तीनों होते हैं, बात पित्त का। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, या 200 की विकृति से प्रमेय कितने प्रकार की होती है? 20 प्रकार की होती है। प्रमेय 20 प्रकार की होती हैं। और बागवट तो साफ साफ कहते हैं, कि मूत्र प्रवृत्ति जन्य रोगों में जहाँ पे मूत्र ज़्यादा निकलता है उसमें 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। और मूत्र अप्रवृत्ति जन्य रोगों में, यानी कि जहाँ मूत्र निकलने में बड़ी दिक्कत करता है, ये भी 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि 4 अस्मरी हैं,
4 मूत्रक रक्ष हैं, 12 मूत्राघात हैं। तो 20 बताते हैं ये और 20 ही बताते हैं ये। 20 रोग मूत्र प्रवृत्तिजन्य है और 20 रोग मूत्र अप्रवृत्तिजन्य रोग है। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। चलो। नहीं सर, मतलब अप्रवृत्ति मतलब टॉयलेट नहीं हो रही है उसमें। हाँ, ऐसा जरूर बोलेंगे नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं होने में कठिनाई हो रही है। एक में तो बहुत निकल रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, पेशेंट को बार बार जाना पड़ रहा है। एक में जा रहा है तो कठिनाई से हो रहा है, कहीं कहीं ड्रिप ड्रिप हो रहा है, कहीं हेजिटेशन, कहीं अर्जेंसी है, वो दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, मैं तो ये पढ़ा रहा था, ठीक है। 10 दूसरों की बात चल रही थी। अब 10 दूसरों में याद कैसे रहेंगे, सवाल तो ये है। मैंने देखो पहले भी पढ़ाया था, जब निदान आसन पढ़ा रहा था, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं। एक ट्रिक याद रखना, जब लाओ अस्थि छोड़कर। एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, सोते जागते तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं, याद हो गया आज। बस यही सारे दूसरे, वो ऑप्शन देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, मत होना दोस्तों, मत होना, तो बहुत खतरनाक बच्चे हो। ठीक है, जल, वसा, लसिका, ओज, 4 तो ये दूसरे हमारे पास, और 7 धातुएं हैं, जिसमें से एक धातु हटा दो, अस्थि छोड़कर, अस्थि छोड़ दो, तो 4 ये और 6 ये, क्या 10 हो गए कि नहीं? हाँ है ना? क्या 10 हो गए कि नहीं हो गए? जी सर। वेरी गुड। जलोपमं च इच्छुरसोपमं व घनं घनं च उपरि विप्रसन्नं शुक्लं सशुक्रं शिशिरं सनेवा लालेव वा बालुकायायुतं वा विद्यात् प्रमेयान् कफजान् दशेतान्। क्या कहा है, वाह। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भैया इनके भेद देख लेते हैं, इनके भेद देख लेते हैं। तो प्रमेय 3 प्रकार का, वातज होता है 10 प्रकार का, पित्तज होता है 6 प्रकार का, कफज होता है 4 प्रकार का। पहले 10 कफज प्रमेय की यहाँ बात चल रही है, तो इसको तो भैया नाम ही याद करने पड़ेंगे, मास्टर क्या ही कर सकता है इसमें, है ना? उदक में है, इच्छू में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, शनेर में है, लाला में है और सिक्ता में है। सर पर गलत लिख गया है, कफज क्या 10। गलत लिख दी? सर वात में 4 होंगे। ओह सॉरी 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 सॉरी, ठीक ठीक ठीक, वो सीक्वेंस ऐसे याद रहता है ना, इसलिए लग गया। दूसरों में दोष निकालना किस व्याधि का पूर्व रूप है, बताओ बेटा? दूसरों के गुणों में दोष, राजक्षमा का पूर्व रूप, वेरी गुड। ऐसे तो याद करते रहा, दोस्त ने बोला मैं तुरंत याद आ गया। ऐसे आयुर्वेद दिमाग में घूमता रहना चाहिए, इसमें रटा होना चाहिए। आपकी आपकी आरबीसी में, आपके ब्लड में आरबीसी ज़्यादा आयुर्वेद के श्लोक होने चाहिए। ये सर मुझे राजा वाली बीमारी है। अरे मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लो। मेरे आसपास बहुत कम लोग क्यों रहते हैं, गिने चुने लोग क्यों रहते हैं, तुमने देखा होगा, क्योंकि मेरे सर्कल को बहुत कम लोग ही टॉलरेट कर पाते हैं, है ना? बहुत कम लोग मेरे ह्यूमर को समझ पाते, इसलिए वो टिके रहते हैं। दिल पे लोगे तो काम खत्म हो जाएगा फिर। तुम मास्टर का मजाक उड़ा सकते हो, मास्टर की बुरा नहीं मानेगा, नीयत अच्छी होनी चाहिए। बस ये मत कहना मास्टर काला है। 10 का फर्स्ट में काफ़ी खर्चा कर रहा हूँ सनस्क्रीन पे, ठीक है? तो जल के समान मूत्र वाला उदक में हो गया। अब देखो मैंने तो ऐसे याद किया था, सा, ठीक है, सी, सू, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं?
सा सा सी सी सू सू। 6 तो ऐसे याद हो गए हमारे। सांद्र में सांद्र प्रसाद में, सिक्ता में शीत में, शुक्ल में और शुक्र में। अब उदक में और इच्छू में अपने आप याद रहते हैं भैया। एक में तो साफ पानी निकलता है, एक में मीठा वाला साफ पानी निकलता है, ठंडा पानी निकलता है, मीठा ठंडा, एक में साफ पानी। तो पानी वाले हो गए। और फिर रहते हैं सनेर और लाला। सनेर और लाला, एक लार जैसा निकलता है, फैनयुक्त, सुश्रुत कहते हैं फैनयुक्त। और सनेर में यानी जिसमें धीरे धीरे निकलता है, बड़ा धीरे धीरे निकलता है। सने है ना, सने सने। एक आचार्य हनी सिंह का गाना आया था, कौन सा था वो? धीरे धीरे से मेरे, ये वाला गाना था क्या? कुछ और था धीरे धीरे से, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्ट किया था। कौन सा गाना था वो? जल्दी याद दिलाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ये वाला था ना। तो इसका एक संस्कृत वर्जन भी निकला था, यूट्यूब पे जाके देखना, सने सने करके। वो संस्कृत में गाया था वो गाना। सने मन होता धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मूत्र निकलता है, वेग रहित, बिना किसी वेग के निकलता है। फटाफट से देख लेते हैं एक बार। वैसे तो पूरा चार्ट बना रखा है मैंने नोट्स में, टेंशन नहीं लेने का, वहाँ सब कुछ लिखा है, सब कुछ सारे आचार का। जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। उदक में है क्या है? जो जल के, उदक का मतलब ही पानी होता है। उदक का मतलब क्या है? पानी का पर्याय है। तो जल के समान जो निकलेगा साफ, अक्ष स्नेह, अच्छ मूत्र निकलेगा साफ सुथरा। इच्छु रसोपम, जो गन्ने के रस वाला निकलेगा, है ना, ठंडा निकलेगा। और अत्यर्थम कैसे निकलेगा? मधुर निकलेगा, बहुत ज़्यादा मीठा निकलेगा। और सांद्र में, सांद्र का मतलब होता है कंसनट्रेट, जो गाढ़ा निकले। पर ये कैसा होता है? परिशुद्धम होता है, यानी कि कैसा होता है? बासी होता है। जब गाढ़ा हो जाए तो बासी हो जाएगा रखा रखा। और सांद्र प्रसाद क्या होता है? जब हम रख देते हैं तो नीचे नीचे गाढ़ा बैठ जाता है और ऊपर ऊपर साफ होता है। तो ऊपर ऊपर वाले को कहते हैं सांद्र प्रसाद में। ये प्रसाद, यानी कि नीचे सांद्र है, ऊपर प्रसाद मान होता है साफ सुथरा। प्रसन्ना हमने पढ़ी थी ना, प्रसन्ना हमने भेद पढ़ा था, मध्य वाला है ना, याद है? तो ये सबसे ऊपर थी और साफ सुथरी थी, नीचे मेदक थी। या भैंसे कृपण पढ़ते हो गए सारंद्र के समय। ऐसे ही शुक्ल में क्या है? शुक्ल में कुछ नहीं है साहब, ये जो होता है चावल का आटा, जैसे ना चावल का आटा पीस दो तो एक काफ़ी थिक हो जाता है, तो उसे पिष्ट में भी कहते हैं, है ना। ये सुश्रुत ने माना, भागवत ने माना, पिष्ट में माना सी जाता है। शुक्र में जब शुक्र मिला हुआ आएगा साथ में, आचार्य तो सीधा कहते हैं शुक्राभम, शुक्राभम शुक्र मिश्रम, शुक्र ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख लेना वहाँ पर, शुक्र मिश्र करके लिखा हुआ। यानी कि शुक्र का जैसा दिखता भी है, शुक्र मिला हुआ भी होता है। ये मूत्र कैसा होता है? शुक्र की आभा वाला भी है, शुक्राभम, और शुक्र मिला हुआ। क्वेश्चन हमेशा आंसर बोथ लगाना कि शुक्र में कैसा मूत्र निकलता है, तो शुक्राभा, यानी शुक्र की आभा वाला और शुक्र के में मिला हुआ, शुक्र मिश्र, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, भले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ रहे हैं। जैसे अभी क्वेश्चन पूछ लो मैं आपसे कि ओज का रंग कैसा, ओज का वर्ण कैसा, ओज की गंध कैसी, ओज का रस कैसा। पूछ लो आपसे कि शुक्र का वर्ण कैसा, शुक्र की गंध कैसी, शुक्र का रस कैसा। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे फिर घृत के बारे में पूछ लो, मामला बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शीत में क्या है? इसमें तो ठंडा निकलता है, ठीक है, इसमें ठंडा भी निकलता है, मीठा भी निकलता है, ठीक है। और शनिर में तो धीरे धीरे निकलता है, बता दिया। लाला का मतलब होता है लार, सलाइवा। और सलाइवा आप लोग जानते हो कैसे होती है? तंतु वाली होती है, फाइबर वाली होती है। तो ऐसा ही निकलता है, झागदार फाइबर, है ना, तंतु तंतु निकलते हैं इसमें। तो लाला में हो गया। सिक्ता तो जानते हो, सिक्ता किसका पर्याय है? बालू का पर्याय है, जिसमें बालू जैसे छोटे छोटे कण निकला, ठीक है। सूक्ष्म अणु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर इसके देखो इसको तो सर ये भूल जाते हैं, ये 10 क्या भूल जाते हो बेटा? सर, ये 10 नाम। मैंने बताया था आपको, उससे याद करो ना आप सीधा, सा सा सी सी सू सू, जी ठीक है। 6 तो ऐसे याद हो गए, सा सा सी सी सू सू करके। और बाकी देखो हमेशा याद रखो कि जो कफज है ना, तो इच्छू यानी एक गिलास लेना है और उसमें गन्ने का रस डालना है, बस। तो सर गन्ने का रस क्या है? तो इच्छू हो गया। हाँ बेटा, सर आपने ट्रिक लिखवाई थी इसकी बनी। क्या कह रहे हो? सर इसकी ट्रिक लिखवाई थी आपने। क्या ट्रिक है बताओ, मुझे तो नहीं याद। सर मतलब इसमें निदान वाले स्थान में इच्छु बालिका था ना इसका नाम, इच्छु में का। तो उसमें हम्म ट्रिक लिखवाई थी कि बालिका है तो वो अलार्म मतलब स्टेथोस्कोप से सुनती है आवाज़।
तो उई बालिका करके था मतलब उदक और बालिका मतलब इच्छु बालिका, फिर वही शुशु शीशी सासा जो भी बोला वो अलाल से मतलब शनै शनै ऐसे करके। मुझे नहीं याद आ रही मैंने क्या बताई थी, तुम समझा पाओ समझा दो। समझ आ गया तुम्हारा नहीं योगेश? उई बालिका सासा मतलब वो आवाज सुनती है, सासा शीशी शूशु अलाल से शनै शनै मतलब स्टेथोस्कोप से धीरे धीरे सुनो ये आवाज आती है, तो शाशा शीशी शूशु उई बालिका सासा एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, वही बालिका जो है, अच्छा हम इसको क्या कहते थे, मैं भूल गया, स्टेथो तो क्या कहते हैं हम लोग? अलाल ही आला। आला नहीं, आला हाँ बोलते हैं, जी आला है ना, हाँ। जी तो वही बालिका आला से क्या सुनती है? सा शनै सा। शनै से मतलब हाँ शनै अब, शनै धीरे धीरे। हाँ अब याद आ गई, सा सा सी सी सू सू। तभी तो कहते तुम लोग लिखते रहा करो, मैं तो बना के भूल जाता हूँ। ठीक है भाई साहब, देखो सर यहाँ पर जो क्या आला है, दे आला से शनै शनै मतलब धीरे धीरे फिर सासा। अच्छा सॉरी सॉरी, आला से। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तुम लोग कभी नोट्स नहीं मांगते जो मैं ये बना रहा हूँ, तो कहाँ से ले लेते, कहीं से ले लेते हो क्या? मुझे ध्यान आता है, क्लास पढ़ा रहा होता तो वही बालिका आला से। बताओ बेटा, जैसे जो मैं लिखता रहता हूँ ये, तो तुम कैसे पूरे करते हो, कैसे साथ साथ लिखते रहते हो सही टाइम में सब? तेल देता हूँ मैं लेना। जी सर। मैं तो लिखता हाँ हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि मैं तो आपको पता है बहुत कम लिखवाता हूँ, सारा कुछ संहिता से पढ़ा देता हूँ। हमारे टाइम पे जितना लिखना पड़ता था, 3 3 रजिस्टर भर जाते थे मोटे मोटे, कितना लिखवाते थे कम बॉस में। चलो, तो ये हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे, कौन सा वाला उदक वाले को क्या कह दिया? डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि सिर्फ मूत्र निकलता है, सिर्फ मूत्र निकलता है इसमें। चलो छोड़ो उसको, बाकी तो डिटेल में दे रखा है ये सब, कोई पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से आते हैं पित्तज प्रमेय पे। पित्तज प्रमेय कितने होते हैं साहब? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यही सब, क्षारोपमम, काल, नील, हरिद्र, मंजिष्ठा, रक्त, बस ये 6 होते हैं। इसका नाम था शायद, इसका मुझे ध्यान, जहाँ तक ट्रिक याद आ रही है, छाम निहारिका। पहले क्या लिखवाई थी मैंने? यही थी सर। यही थी, तो ठीक है। ये हमारे एक सीनियर ने बताई थी, मतलब हर किसी का सब कुछ याद रहता है। मुझे कम से कम कितने साल पहले बताया कि मेरे सीनियर थे डॉक्टर विकास भट्ट, उन्होंने मुझे बताई थी ऐसे, हम पढ़ रहे थे बैठ के, तो बताया था नहीं तो ऐसे याद कर सकता है इसको। तब से मुझे याद है कि छाम निहारिका थी ठीक है इसकी ना। निहारिका किसी का नाम होता है, मुझे तो याद है किसका, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। छाम निहारिका, ठीक है, उन्हीं की बैचमेट थी। तो छाम निहारिका देखो, छा से हो गया क्षार में, माँ से हो गया मंजिष्ठा, मंजिष्ठा तो जानते हो रेड होती है। नी से हो गया नील में, हा से हो गया हरिद्र हल्दी जैसा, री से हो गया रक्त में, का से हो गया काल में। अगर एक शब्द याद कर लोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और पता है तुम्हें, केवल एग्जाम में ये सरल क्वेश्चन को गलत होने से बचाना है। सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। सिलेक्शन इसलिए थोड़ी नहीं किसी रुक जाता है, किसी ने बहुत पढ़ाई नहीं की थी और टफ क्वेश्चन गलत हो गए थे। सिलेक्शन तब रुकता है जब आप ये भूल जाओगे कि कफस प्रमेय के भेद कौन से हैं, पित्तज प्रमेय के भेद कौन से हैं, इसका निदान क्या है। जब यही भूल जाओगे सिंपल क्वेश्चन, या या सिली मिस्टेक कर दोगे या कन्फ्यूजन में गलत कर दोगे, तो मामला गलत हो जाए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जनपदो ध्वंस में बेटा, जनपदो ध्वंस में प्रभावी कारक कौन सा होता है? कहाँ की काल करी? क्या होता है? कहाँ की करी? काल होता है। तुम क्या कह रहे हो योगेश? हम्म, तुम तो चारों के नाम बता रहे हो ना, चारों के नहीं पूछा, इन सब में प्रभावी कौन सा? पर जैसे आज मैं बाइबल ले रहा था, तो एक स्टूडेंट बोलता है वायु, वो पहला नाम से याद है, क्योंकि सीधी बात है ट्रिक में 2 नाम है, तो उसको ये नाम नहीं याद है, उसने ये बताया, जबकि वो टॉपर स्टूडेंट है। तो टॉपर से भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना, समझ रहे हो ना? तो ये हमें इन मिस्टेक से बचना है कि हम काल की जगह पूरे वायु ना लगा दें। और काल के आगे वायु कैसे चल सकती है? काल तो हमसे प्रभावी रहेगा। समय से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? समय है तो हवा है, समय है तो पानी है, समय है तो पृथ्वी, समय है तो सब कुछ है। हम हैं, तुम्हें, हमारे लालच है, हमारे डर है। तो समय की कदर करनी चाहिए। योगेश, समय की कदर कर रहे हो ना? सर बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्षार में क्या है भैया? जिसमें क्षार के जल के समान मूत्र निकलेगा। मूत्र कैसा? जैसे कि क्षार हो,
काल में कैसा, इसमें काले रंग का निकलेगा। नील में कैसे, नीले रंग का निकलेगा। क्या निकलेगा, मूत्र निकलेगा, क्योंकि मूत्र ही तो है इसमें सब कुछ, क्योंकि आविल प्रभु तो मूत्रता ही तो पढ़ रहे हैं प्रमेय में हम सब कुछ। हर द्रव्य में क्या निकलेगा, हल्दी के समान निकलेगा। मंजिष्ठाम निकलेगा तो मजीठ के समान निकलेगा, लाल रंग जैसा, है ना। रक्त में तो रक्त मिला हुआ, देखो रक्त मिला हुआ निकलेगा, रक्त वर्ण का बोथ आंसर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने। रक्त में रक्त मिला हुआ भी है, रक्त आभा वाला भी है, रक्त है ना, रक्त मिला हुआ भी है, जैसे शुक्र की तरह, शुक्र मिला हुआ है, शुक्र आभा वाला है। रक्त में रक्त मिला हुआ है, रक्त की आभा वाला है। ठीक, बहुत ही आसानी से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज कवर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पढ़ना चाहो नॉलेज के लिए, तो एल्कलाइन यूरिया बोल रखा है, जब एल्कलाइन नेचर का निकलेगा तो क्षार में हो जाएगा, है ना। काल में जो है ब्लैक ब्राउन यूरिन, तो पता है एक वो होता है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, मरकेप्टोयूरियन क्या होता था, एक वो होता था, याद करिए, अमीनो एसिड होता था जिसकी वजह से ब्लैक यूरिन निकलता था डेफिशिएंसी से, क्या होता था, पढ़ा हमने, पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाँ ऐसा कुछ था, है ना, देख लेना। ऐसे ये नील में हो जाएगा, हरिद्र में हो जाएगा, हरिद्र में तो जानते हो जॉन्डिस में निकलता है, पीला पीला, है ना। मंजिष्ठा में तो बहुत से रीजन हो सकते हैं, चोट वगैरह लग सकती है, रक्त में भी हेमेचूरिया होता है ना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है फिर टॉयलेट के साथ, तो हेमेचूरिया बोलते हैं, ब्लीडिंग आना। ठीक, ओके। अच्छा इधर अगर शुक्र आ रहा है उसमें यूरिन के साथ, तो क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलते हैं, चूड़िया बताओ। होता है ना। क्या सर? अगर स्पर्म आ रहे हैं, शुक्र आ रहा है, तो क्या बोलेंगे यूरिन के साथ। स्पर्मेटोयूरिया। हम्म, चूड़िया। चलो अब बात करते हैं हम लोग वातज प्रमेय की। मज्जा है, ओज में है, वसा में है, लसका, इसके नामों के लेके बड़े झंझट है, चूंकि निदान स्थान में कुछ और नाम दिया है ना, चिकित्सा स्थान में कुछ और नाम दिए हैं, सुश्रुत ने कुछ और नाम दिए हैं, नाम भले हुए दिए हैं बदल बदल के, तो मैं सारे आपको नाम विद ट्रिक नोट्स में हम लोग जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो आप देख लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो मज्जा में, ओजो में, वसा में, लसका में, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही वाली चीज़ है, ओम का बल, ओम का बल, ठीक है, याद रखना। ये चार प्रकार का प्रमेय क्रम से मज्जा ओज और वसा से युक्त मूत्र वाला होता है। लसिका में मूत्र लस्यदार और रुक कर आता है, ठीक है। लसिकाया व सततम विबद्धम, लसिका जानते हो थोड़ी गाढ़ी होता है, लिम्फ लिम्फ जो होता है गाढ़ा होता है, तो रुक रुक के आएगा, लगातार आएगा, ठीक है। ये वात से होने वाले चार प्रकार का प्रमेय मज्जा ओज वसिका लसिका जब वायु द्वारा अत्यंत क्षीण हो जाते हैं तब होते हैं, अथवा पित्त और कफ के अत्यंत क्षीण हो जाने पर भी जब ऑटोमेटिक वायु डोमिनेंट हो जाती है तब होते हैं, और चारों के चार अशांत होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ दे रखा है विमर्श में वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब नोट्स में लिखाऊंगा चार्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पढ़ने से कोनो फायदा नहीं। पढ़ना चाहो तो एक टर्म पढ़ लो कि चक्रपाणि ने भी मधुमेह को ओजो में कहा है, क्योंकि मधुमेह में ओज का ही नाश हो जाता है, ओज बाहर निकल जाता है, इसलिए वो असाध्य हो जाता है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कमरूपा के बारे में, ठीक है, कमरूपा पढ़ाऊंगा आपको। मज्जा ओजो बसा अस्थि हो गया, ठीक है। मूत्र आदि के वर्ण आदि दोषों में संबंध देख लेते हैं। वात आदि दोष के अनुसार सभी प्रमेयों में वर्ण रस स्पर्श और गंध आ जाता है, दोषों के अनुसार, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ सकता है वैसे एग्जाम में, क्या निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथनों को पहचानिए, तो क्वेश्चन आ जाए क्या वात आदि दोषों के अनुसार सभी प्रमेयों में उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका टच, उसकी स्मेल आ जाती है, यस यस, कैसे आ जाती है, तो जब वातज प्रमेय होगा तो उसका कलर हो जाएगा श्याम अरुण रंग का और दर्द होगा, ठीक है। और ऐसे ही मज्जा ओज बसा और लचका इनके गुणों से युक्त हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जब होती है तब वातज प्रमेय कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है, तब वातज प्रमेय असाध्य हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो बाहर निकल रहे हैं मूत्र के माध्यम से, इसलिए उसमें इसमें कलर सब आ गया है। जब बाहर निकलेंगे तो भाई सब, जब ओज का ही क्षय हो जाएगा, धातु क्षय हो जाएगा, तो क्या ही बचना है शरीर, तो असाध्य हो जाएगा। इसलिए तो कभी देखना कि डायबिटीज़ के पेशेंट बाद में कितने पतले हो जाते हैं, ठीक है, चेहरे की रंगत उड़ जाती है अगर ट्रीटमेंट नहीं लें तो, ठीक है साहब। हाँ, ये अगर टाइम हो तो प्रमेय के पूर्ण रूप पढ़ लें या कल पढ़ें, बताओ।
क्या सर? अगर समय हो तो प्रमेय के पूर्व रूप पढ़ लें या कल पढ़ें, बताओ। जैसा सर आप सब पढ़ सही लेते कहें। हैं। पढ़ लेते हैं चलो। हम्म, 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 हम्म। निदान स्थान में ओजो में को मधु में, लसिका में को हस्ती में बताया है। सुश्रुत ने मज्जा में के स्थान पर सर्पी में, और मधुमेह के स्थान में क्षुद्र में पढ़ा है। ठीक है, बाकी मैं दिखाऊंगा नोट्स में, छोड़ देते हैं फिलहाल। पूर्व पे आते हैं। ठीक है भाई साहब, पूर्व देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी पढ़ो तो राज्य चुनाव के साथ कंपेरेटिव करके पढ़ना, क्योंकि मामला में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कह रहे स्वेदो अंग गंधा, स्वेद और शरीर से गंध आना, स्मेल आना। अगर आ रही है पेशेंट में, समझ जाओ कि डायबिटीज होने वाली है, क्योंकि मेद धातु दूषित होने लगी है। शिथिल अंगता, शिथिल अंगता क्यों? क्योंकि जो दूध से होता है, हम्म, जो दूध से होता है ना प्रमेय धातु में, वो होता है बहु अवध मेद। रुक जा, सोचने दो मुझे। अवध बहुमेद, बहु अवध मेद, हाँ ये सही है। बहु अवध मेद लिखा हुआ, ठीक है, बहु अवध मेद। यानी कि जो दुष्य होता है वो होता है मेद। कौन सा? जो डिटैच मेद है अपने आप, जो आसानी से गल रहा है और बहुत सारा, अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, तो शिथिल अंगता होना लाजमी है। अगर शिथिल अंगता हो रही है, डिटैच हो रहा है मामला, ढेला ढेला पड़ रहा है मेद, तो डायबिटीज होने वाली है। सैया आसन स्वप्न सुखी रति, रति माने आनंद, मजा आने लग गया है, आदत सी पड़ने लग गई है किसकी? घर जाते, हॉस्टल जाते बेड पर लेट जाने की, बैग फेंक दिया है, पानी की बोतल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।